गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। देखो क्या होता है कि जब हम किसी भी पार्टिकल की मोशन की बात करते हैं क्लासिकल फिजिक्स के अंदर, ठीक है, हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं, हम डायनेमिक्स पढ़ते हैं, हम काइनेमेटिक्स पढ़ते हैं। जब हम वहाँ बात करते हैं तब हम किसी भी कण को एक पॉइंट मास कंसिडर करके, हम किसी भी पार्टिकल को एक पॉइंट मास कंसिडर करके किसी भी टाइम पर, ध्यान से देखना है, हम किसी भी पार्टिकल को पॉइंट मास कंसिडर करके किसी भी टाइम पर हम उसकी पोजीशन और मोमेंटम दोनों का कैलकुलेशन एग्जैक्टली कर सकते हैं। पोजीशन और मोमेंटम, मोमेंटम मीन्स हम वेलोसिटी से भी बोल सकते हैं, टी इक्वल्स टू क्या होता है, एम। लेकिन जब हम ये तो बात कहाँ कर रहे हैं, हम क्लासिकल फिजिक्स में, क्लासिकल डायनामिक में बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन यदि हम परमाणुविक स्तर के कणों की बात कर रहे हैं, किसी हम इलेक्ट्रॉन के मोशन की बात कर रहे हैं, हम प्रोटॉन के मोशन की बात कर रहे हैं, हम अल्फा पार्टिकल के मोशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब आप इनके मोशन की बात करते हो तो इनकी जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा है, इनका मोशन जो क्या है वो बहुत ज़्यादा है। जब हम इस टाइम इनकी बात कर रहे हैं तो एक ही टाइम पर पोजीशन और मोमेंटम का एक साथ, एक ही टाइम पर दोनों का एक साथ जो मापन है वो सर्टेनिटली नहीं कैलकुलेट कर सकते, अनिश्चित होगा। कोई एक करेक्ट है तो दूसरा उतना करेक्ट नहीं होगा, या फिर सिंपल सा ये ध्यान रखना, दोनों की कैलकुलेशन एग्जैक्टली एक ही टाइम पर एक्यूरेट नहीं हो सकती। दोनों की कैलकुलेशन में कुछ ना कुछ क्या आएगा, चेंज आएगा, अनसर्टेनिटी आएगी। वो अनसर्टेनिटी क्या होगी, अनसर्टेनिटी इसमें आएगी, इस सिचुएशन में नहीं आती। वो अनसर्टेनिटी को किसने एक्सप्लेन किया, हाइजेनबर्ग ने, ठीक है। हाइजेनबर्ग ने कहा कि जब कोई पार्टिकल किसी एक डायरेक्शन में, कोई भी एक पार्टिकल है, सपोज कोई एक इलेक्ट्रॉन है, वो किसी एक डायरेक्शन में क्या है, मोशन कर रहा है, तो किसी एक ही टाइम पर स्थिति और संवेग का मापन संभव नहीं होता है, ठीक है। यदि x की मापन में जो अनिश्चितता है वो क्या होगा, डेल्टा x हो, ठीक है। और उसी दिशा में मोमेंटम में मापन की अनिश्चितता क्या हो, डेल्टा पी एक्स हो, तो दोनों का जो गुणनफल है डेल्टा एक्स डेल्टा पी एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई, और वी कैन से दिस h अपॉन 2 वेयर this h cross is equals to h अपॉन 2, ठीक है, वेयर एज इज प्लांक कांस्टेंट, h क्या है, प्लांक कांस्टेंट। और इस h की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1.054 इंटू 10⁻⁻34 जूल इंटू सेकेंड। आगे जी में यही आपका क्या है, हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, ठीक है। वैसे बेसिकली ये जो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है वो हर उन भौतिक राशियों या सिचुएशन में लगता है जिनमें क्या है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल ऊर्जा और समय में भी क्या है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई होता है। क्या हो जाएगा प्रिंसिपल, डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिस, ठीक है। कोणीय विस्थापन और कोणीय संवेग का जो मल्टीप्लिकेशन है, डेल्टा एल जेड ये कोणीय संवेग है, और डेल्टा थीटा जेड ये कोणीय विस्थापन है। यहाँ पे भी क्या है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अप्लाई होता है, ठीक है। ऊर्जा समय, कोणीय विस्थापन या कोणीय संवेग, और बेसिकली स्थिति और संवेग, ठीक है। तो इन सब का जो अनिश्चितताओं का मल्टीप्लिकेशन है वो h अपॉन 4 पाई से ज़्यादा या बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि अनिश्चितता सिद्धांत के प्रयोग क्या हैं। बुक्स में काफ़ी प्रयोग दिए हुए हैं, मैं एक दो प्रयोग समझाऊंगा, उसी के अकॉर्डिंग अब रिमेनिंग जो अनुप्रयोग है, प्रिंसिपल्स है, जो एप्लीकेशन है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे, उनको हम इजीली समझ सकते हैं, बहुत इजीली।
ठीक है। जैसे सबसे फर्स्ट जो प्रैक्टिकल है वो क्या है, सबसे फर्स्ट है किसी परमाणु के नाभिक में इलेक्ट्रॉनों का अस्तित्व। ठीक है, तो देखो हमें बेसिकली पता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का जो किसी भी परमाणु का जो नाभिक होता है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन नहीं होते। ठीक है, लेकिन इसका पता कैसे लगाया जाए? ठीक है, क्योंकि ये जो जितने भी अंतर परमाणविक जो पार्टिकल्स होते हैं उनको इतना इजीली देखा नहीं जा सकता, उनके प्रभाव को या कैलकुलेशन से ही हम क्या है पता लगा सकते हैं कि क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है। तो देखो जब हम बात करें किसी एक नाभिक की, हम नाभिक को क्या मानते हैं, स्फेरिकल शेप का मान सकते हैं, तो उसकी जो रेडियस है वो अराउंड 5 × 10⁻⁻15 फर्मी मीटर की रेंज का होता है, कोटि का होता है। ठीक है, तो ये किसी नाभिक की क्या है, रेडियस है। ठीक है, ये इतना छोटा है कि हम ये मान लें कि उसके मेजरमेंट में अनिश्चितता जो है उसकी रेडियस के बराबर ही है, डेल्टा एक्स, क्योंकि वैल्यू बहुत ज़्यादा क्या है, छोटी है। तो डेल्टा एक्स यदि ये है तो हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डेल्टा पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, h/2 डेल्टा एक्स। ठीक है, जब हम ये h की वैल्यू और 2 डेल्टा एक्स की वैल्यूज पुट करेंगे तो डेल्टा पी की वैल्यू आ जाएगी 1.054 × 10⁻⁻20 kg/मीटर/सेकेंड। ये वैल्यूज क्या है हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, देखो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर आप इस रीडिंग को याद रखना आसान नहीं है, तो आप फॉर्मूला लिखिए, उसमें वैल्यूज पुट करिए और उनका सॉल्यूशन मत करिए। ठीक है, एंड तक चलते रहिए, तो जितना हो सके हम एंड की वैल्यूज को क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, अब देखो जब भी आप ये प्रैक्टिकल्स करोगे आपको हमेशा एक बात ध्यान रखनी है, जो डेल्टा पी होगी वो क्या है, पी में अनिश्चितता है, उस अनिश्चितता को मैं पी मिनिमम कह सकता हूँ। इससे मिनिमम तो मैं मेजर ही नहीं कर सकता, तो मेरे लिए संवेग का मिनिमम वैल्यू क्या है, जो संवेग की अनिश्चितता है। ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है, संवेग का जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगी, जो संवेग की अनिश्चितता। ठीक है, तो पी मिनिमम क्या हो जाएगा, इक्वल्स टू डेल्टा पी। एक तरह से आप ये समझ लेते हैं कि एक कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, पी मिनिमम इक्वल्स टू डेल्टा पी। अब हम किस तरीके से एक्सप्लेन करें, हमें डेल्टा पी की वैल्यू मिल गई या जो भी है, अब हम एनर्जी, क्योंकि हम किसी भी एटम की या किसी नाभिक की एनर्जी का कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो हम एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आइंस्टाइन की जो हमने आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ी थी, उसके अंदर हमने ई मिनिमम का एक फॉर्मूला पढ़ा था, पी मिनिमम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू द पावर। ये आइंस्टाइन की थ्योरी में हमने पढ़ा था, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का। ठीक है, अब देखो एम नॉट तो एक्चुअली बहुत छोटी वैल्यू है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर और ज़्यादा छोटा हो जाएगा, और इतने ज़्यादा छोटे को c⁴ से मल्टीप्लाई करूँगा तो वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉल वैल्यू हो जाएगी। तो हम इस टर्म को क्या कर सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। इस टर्म को नेगलेक्ट कर सकते हैं तो √p² c² इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, p मिनिमम इंटू सी। सिंपल, p मिनिमम की वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट यहाँ कर चुके होंगे, जो किसके इक्वल है, डेल्टा p के इक्वल है, यानी यही वैल्यू है। ठीक है, और c की वैल्यू हम सबको पता है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। तो यहाँ पर हमें E मिनिमम की वैल्यू जूल में मिलेगी, जूल को हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे, कैसे, 1.6 × 10⁻19 कूलम का डिवाइड करेंगे। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, अराउंड 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आई। ये कब आ रही है, जब हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि किसी भी परमाणु के नाभिक में क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम देखते हैं तो किसी भी नाभिक से यदि हम उत्सर्जन की बात करें, किसी भी परमाणु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की बात करें, तो उनको उत्सर्जन के लिए 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा की ऊर्जा की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। ठीक है, और यहाँ पे क्या कह रहा है 20, यानी जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं ना, वो नाभिक से बाहर ही है, परमाणु की कक्षाओं में उपस्थित है, इसलिए उनका उत्सर्जन क्या है, आसान है। नाभिक में होते तो हमें उनको उत्सर्जित करने के लिए इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती। तो हम इस थ्योरी के हेल्प से ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक में उपस्थित
नहीं होते, वो कहाँ होते हैं, बाहर परमाणु में। ठीक है। सिमिलरली इसका जो सेकंड एग्जाम्पल दिया हुआ है, एप्लीकेशन दिया हुआ है कि हाइड्रोजन परमाणु की मूल ऊर्जा स्तर को कैलकुलेट। सेकंड एप्लीकेशन क्या है, हाइड्रोजन परमाणु की मूल ऊर्जा स्तर को कैलकुलेट करना। तो देखो हम यहाँ पे ये मानेंगे कि सपोज हम किसी परमाणु की बात करें, ये नाभिक है और ये जो मूल ऊर्जा स्तर है यानी n=1, जो सबसे पहला स्टेबल स्टेट जिसको हम बोलते हैं, पहला ऊर्जा स्तर है, वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी है बेसिकली ये निकालनी, ठीक है ना। हमने निकाला है कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाइड्रोजन परमाणु के सबसे पहले जो कक्ष होता है उसकी ऊर्जा होती है। ये ऊर्जा हम हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से भी यदि कैलकुलेट कर दें तो मतलब क्या है, हाइड्रोजन परमाणु की मूल स्तर ऊर्जा को कैलकुलेट करना एक हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की क्या है, एप्लीकेशन है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले जब हम नाभिक की बात कर रहे थे तो हमने माना था कि नाभिक की त्रिज्या r है, ठीक है। तो हम r त्रिज्या के गोले की बात कर रहे थे और वही उसका क्या था, डेल्टा x था। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो हम ये त्रिज्या मान लूंगा, ठीक है। बुक में आपने इसको स्मॉल r मान रखा है, कुछ भी कैपिटल R मानिए चाहे स्मॉल r मानिए, मैं इतनी त्रिज्या का एक गोला एज्यूम करूंगा, ठीक है। और इस गोले को क्या मैं क्या मान लूंगा, स्थिति में अनिश्चितता है, डेल्टा x=r। सेम काम किया जो हमने कहाँ किया था, यहाँ पे किया था, डेल्टा x ठीक है, वही डेल्टा x क्या हो गया स्मॉल r। अब ये वैल्यू मैं नाभिक की त्रिज्या नहीं लिखूंगा, वहां पे मैंने डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी थी, यहाँ मैं अभी वो डायरेक्ट वैल्यू पुट नहीं करूँ, ठीक है। अब देखो यदि ये डेल्टा x=r है तो डेल्टा p की वैल्यू क्या हो जाएगी, h/r। और जो डेल्टा p की वैल्यू क्या, वही p बोल सकता हूँ मैं, सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई किया है यहाँ पे। जो डेल्टा p है क्या मैं उसी को बोल सकता हूँ p, यानी कि p मिनिमम। तो इससे इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, देखो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा में और संवेग में जो रिलेशन था वो क्या था, p²/2। ये रिलेशन पढ़ा हमने इलेक्ट्रॉनों किसी भी पार्टिकल के काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन, ठीक है। p की वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ, h/r, तो h²/2mr²। तो ये मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अब मैं कैलकुलेट करता हूँ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, -kq²/r, सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये इसकी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी। इस इलेक्ट्रॉन की ये काइनेटिक एनर्जी है और ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो इनकी टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, तो h²/2mr² माइनस का ke²/r, ये टोटल एनर्जी होगी। अब देखो, अब हमें परमाणु की मूल ऊर्जा की न्यूनतम ऊर्जा निकालनी है, न्यूनतम जो सबसे मिनिमम स्टेट है उसके निकालनी है। तो एनर्जी की न्यूनतम वैल्यू निकालनी हो इस इक्वेशन से तो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे और डिफ्रेंसिएशन करके 0 के इक्वल टू पुट कर देंगे तो हमें उसकी मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो देखो इस इक्वेशन का जब हम r के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो मैं ये नहीं बताऊंगा 1/r² का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है और 1/r का क्या होता है। हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे, हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी, इसको मैं ²0 पुट कर दूंगा, ठीक है। जब आप इसको 0 पुट कर देंगे और r की वैल्यू सोल्व करेंगे तो हमें वैल्यू मिलेगी h²/kme²। और इसी को मैं क्या बोलता था, जो पहला मूल ऊर्जा स्तर है उसकी त्रिज्या क्या है, ये फॉर्मूला है। आगे चीज समझ में। अब मैं जितने भी इस कांस्टेंट की वैल्यू मुझे पता है, के की पता है, इलेक्ट्रॉन का मास पता है, उस पर चार्ज पता है, सारी वैल्यूज पुट करूंगा, सोल्व करूंगा, आंसर आएगा 0.53 एंगस्ट्रॉम। आगे चीज समझ में, ये मेरे पास क्या है 0.53 एंगस्ट्रॉम। अब मैं उसका ऊर्जा स्तर निकालना चाहता हूँ तो सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ई का फॉर्मूला क्या निकाला था, h²/2mr², ये फॉर्मूला h²/2mr²। r की जगह ए नोट पुट कर दूंगा, यहाँ पे भी क्या पुट कर दूंगा, ए नोट, दोनों जगह मैं ए नोट की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो ए नोट स्क्वायर माइनस ke²/a0, ठीक है। ए नोट की वैल्यू 0.53 एंगस्ट्रॉम कैलकुलेट कर चुके हैं। बाकी जितने भी कांस्टेंट हमें पता है, इन सब की वैल्यू जब आप पुट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आपको इनकी वैल्यूज पुट करके सोल्व करके और देखना हो तो देख सकते हो, पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इनकी वैल्यू, इसकी भी ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप प्रोसेस वाइज करते जाइए और ये वैल्यू आप सबको याद है।
तो ये इसका क्या हो जाएगा कि हम हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की हेल्प से किसी भी नाभिक का, किसी भी परमाणु का जो पहला ऊर्जा स्तर है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। बुक में सिमिलरली कोई सरल आवर्ती दोलक है, उसके भी क्या है, मूल ऊर्जा स्तर को कैलकुलेट किया गया है। तो उसमें भी हम सेम क्या है, एनर्जी का कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, स्थिति निकालेंगे, संवेग निकालेंगे, ठीक है। उसी तरीके से हम कर सकते हैं। सिमिलरली 2-3 जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है वो और गिवन है। कॉन्सेप्ट हर जगह ऐसा ही लग रहा है, ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू।